गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और अगर ऐसा है तो आप तत्काल रिप्लाई करें ताकि हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएं। और इसमें आप जानते हैं कि एविडेंस एक्ट का रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है और इसमें हम एविडेंस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होगा, वो चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड एपीओ हो, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ या किसी भी स्टेट का जुडिशियरी का एग्जाम हो, अगर एविडेंस सिलेबस में है तो आपका क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंतर्गत बताए गए तथ्यों में से ही आएंगे। तो जल्दी जल्दी उसको रिवीजन कर लेते हैं। नमस्ते रंजना। तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और ये जो प्लेटफॉर्म है जुडिशियरी का प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पर लोग करते हैं जुडिशियरी की प्रिपरेशन। और इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर बहुत सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। वो सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाए ही जाएंगे, उसके अलावा जो कुछ भी किसी स्टेट के जुडिशियरी के एग्जाम में सिलेबस में है कोई सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दो तरीके के कोर्सेज चलते हैं, एक प्लस कोर्सेज और एक स्पेशल कोर्सेज। प्लस कोर्सेज की खासियत ये होती है कि उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और नए नए बैच को का लाभ प्लस सब्सक्रिप्शन से ही लिया जा सकता है। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होती हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री में भी उपलब्ध हो जाएंगी, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये सारे जो बैच आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे बैच आपको तभी उपलब्ध हो पाते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो वो प्लस कोर्स में ही आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। आपको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर बहुत सारे बैच के। उसके अलावा बात करते हैं तो फिलहाल अगर बात करें तो ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज चल रही है और किस किस दिन पर ये एग्जाम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसकी टाइमिंग भी आपको दिख रही होगी। सेम राजस्थान जुडिशियल सर्विस और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये T20 मार्क टेस्ट 20 क्वेश्चंस के होते हैं। इस मार्क टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मंडे टू थर्सडे चलता है और ये भी बिल्कुल फ्री में है, सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। श्रीकांत नमस्ते, प्रिंसी नमस्ते, गुड इवनिंग, प्रसिद्ध प्रणाम। और ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस कि अगर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ कौन सा आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। कोई भी आप प्लान लेना चाहेंगे तो उसमें राय लाइव इस कोड का प्रयोग अगर करेंगे तो फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और इसमें आपको इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पे आप देख सकते हैं शाम को 6:30 बजे से हमारी क्लास रहती है और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ये ऐसे है UA जुडिशियरी धर्मेंद्र, इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं इससे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 100 तक पढ़ाई की थी, अब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7 होगा और चैप्टर नंबर 7 जो बात करेगा वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार किस पर होगा। स्वाभाविक सी बात है कि ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी किसको साबित करना होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। किसी फैक्ट को किसे साबित करना होगा, तो इसके लिए आपको ये चैप्टर आपको 101 से लेकर 114A तक चलेगी सारी चीजें, 101 से लेकर 114A तक।
जनरल रूल आपको 101 से लेके 106 तक मिलेंगे और फिर उसके बाद 107 से लेके 114A तक के जो हैं वो पार्टिकुलर रूल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है। क्या क्या चीजें हैं, हम उन सब चीजों की चर्चा करते हुए चलते हैं। 101 की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की कि किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। आप बेयर में देखेंगे तो लिखा होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में न्यायालय निर्णय दे। जो वो कह रहा है उस पर न्यायालय निर्णय दे तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी मामले को स्थापित करने का भार उसी पर्सन पर होता है जो उस मामले में चाहता है कि न्यायालय उस बात पर निर्णय दे जैसा वो चाहता है। सेक्शन 102 कहता है सबूत या आवश्यकता के आधार पर बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत या आवश्यकता के आधार पर सबूत का भार। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन एविडेंस अपने तरफ से ना दे तो वो हार जाएगा, इसलिए नेसेसिटी है कि वो बर्डन एविडेंस दे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर हो जाता है। तो 102 क्या बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होता है जो यदि दोनों तरफ से एविडेंस न दिया जाए तो हार जाएगा। तो इसलिए यह कहा जाता है कि 102 का जो रूल है वो लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है। जिसे कहते हैं साबित करने का भार लगातार बदलता रहता है और इसको कहते हैं कि सबूत का भार कभी नहीं बदलता। तो कभी कभी प्री में यह भी सवाल आता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ये कहता है कि सबूत का भार कभी नहीं बदलता, और 102 कहता है कि सबूत का भार जो है लगातार बदलता रहता है। सेक्शन 103 कहता है कि किसी पार्टिकुलर फैक्ट को कौन साबित करेगा, किसी पार्टिकुलर फैक्ट को कौन साबित करेगा। तो कहता है जो उस पार्टिकुलर फैक्ट को होने का दावा करता है। जैसे ए पर आरोप लगाया जाता है कि वो दिल्ली में कोई अपराध करता है और ये कहता है कि हम दिल्ली में कैसे अपराध कर सकते हैं, हम तो उस दिन अमेरिका में थे। ये एक पार्टिकुलर फैक्ट है, यानी अमेरिका में ये था तो ये एक पार्टिकुलर फैक्ट है और चूंकि ये कहता है कि मैं अमेरिका में था इसलिए इस फैक्ट को बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत का भार साबित करने का भार ए पर ही होगा। ठीक है ना, किसी विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार जो होगा किस पर होगा, वो ए पर होगा। और ये किस रूल के अंतर्गत होगा, तो 103 के अंतर्गत। ये जैसे प्ली ऑफ एलिबाई आपने पढ़ा है ना, अभी हमने जो एग्जांपल दिया था उसी पर है, प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। तो अगर ये कोई तर्क लेता है तो उसे ही ये चीज साबित करनी होगी। और ये रूल कहां है, तो 103। 104 क्या कहता है कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पर निर्भर करता है तब बर्डन ऑफ प्रूफ यानी पहले इस फैक्ट को साबित करना होगा जिस पर वो निर्भर करता है, बाद में इसको साबित करना होगा। अब जैसे कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को साबित करना चाहता है कि ए ने एक डाइंग डिक्लेरेशन किया है, तो डाइंग डिक्लेरेशन तो बाद में साबित होगी ना, पहले तो साबित करना होगा कि उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि जब तक किसी पर्सन की डेथ नहीं होगी तब तक उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब तक किसी पर्सन की डेथ नहीं होगी तब तक वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा नहीं। इसलिए 104 बात यही करता है, 104 बात यही करता है कि जब एक फैक्ट दूसरे पर निर्भर करता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे फैक्ट को साबित करने से पहले पहले फैक्ट को साबित करना। 105 बात करता है कि जब कोई पर्सन किसी एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है, जब कोई पर्सन किसी अपवाद का लाभ लेना चाहता है और वो एक्सेप्शन चाहे आईपीसी में हो चाहे किसी अदर लॉ में हो, चाहे आईपीसी के चैप्टर 4 में हो और चाहे किसी अदर प्रोविजो के अंतर्गत हो,
मतलब सीधी सी बात है, एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है कोई पर्सन, कोई एक्यूज्ड, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा कि वो उस कंडीशन को साबित करे। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन कहता है कि हमने मारा तो है उसको, लेकिन हम उस समय पागल थे। अब ये चीज जो पागल था यानी 84 का बचाव लेना चाहता है, तो इस स्थिति में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा कि वो ये साबित करे कि कार्य करते समय वो इतना पागल था कि कार्य की प्रकृति और परिणामों को नहीं समझ सकता। कोई कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हमने ये काम किया, बचाव लेना चाहता है वाद का, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को साबित करने के भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ये बात कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। तो 105 यही बात कहता है, प्री में कई बार पूछा गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, अरे किसी पर्सन द्वारा अगर जनरल एक्सेप्शन का लाभ लिया जाना चाहता है, किसी भी प्रोविजो का लाभ लेना चाहता है, किसी एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है, तो एक्यूज्ड को ही वो साबित करना होगा। हाँ रंजना, 106 बात करता है सेक्शन 106 ये कहता है कि अगर कोई फैक्ट स्पेशली किसी के नॉलेज में है, तो उस फैक्ट को साबित करने का भार उसी पर्सन पर होगा जिसके नॉलेज में स्पेशली वो है। ठीक है, जिस पर्सन के नॉलेज में स्पेशली है उस फैक्ट को प्रूफ करने का भार उसी पर्सन पर। जैसे अगर कोई पर्सन ये कहता है, जैसे विदाउट टिकट पकड़ा जाता है, तो देखने से क्या लगता है कि वो विदाउट टिकट है, लेकिन वो कहता है कि नहीं हम टिकट लिए हुए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा कि वो ये साबित करे कि उसके पास टिकट था। अब 103 और 106 में जनरली कंफ्यूजन होता है, लग तो एक पार्टिकुलर फैक्ट ही लग रहा है, लेकिन शब्द यहां प्रयोग किया गया है पार्टिकुलर फैक्ट नहीं, पार्टिकुलरली किसी पर्सन के नॉलेज में होना। उस बात को अगर कोई कहेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर। एक और जो सबसे आसान तरीका है 106 और 103 को समझने का, 106 जो बात करता है वो ये कहता है कि जो चीज जैसी दिखाई दे रही है, अगर कोई पर्सन उसके अगेंस्ट किसी एग्जिस्टेंस का क्लेम करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। ठीक है, जो चीज जैसी दिखाई दे रही है उसके अगेंस्ट अगर कोई पर्सन कुछ कहना चाहता है, ठीक है, तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, ए ने बी को किडनैप किया है और फिर उसके बाद मर्डर हो जाता है बी का। अब अगर यह साबित हो जाए कि ए ने बी को किडनैप किया है, देखने से क्या लगा, जिसने किडनैप किया होगा उसने मर्डर किया होगा, लेकिन ए ये कहता है कि नहीं, मर्डर हम, किडनैप तो हमने किया था, मर्डर हमने नहीं किया। अब ये चीज उसके अगेंस्ट वो कह रहा है जो कि सर्कमस्टांसेस कह रही हैं। तो सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट अगर किसी फैक्ट को कोई असर्ट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पर होता है, और यही 106 कहता है। और इसी से कहा जाता है कि रेस इप्सा लोक्यूटर, ये रूल सेक्शन 106 में है। घटना स्वयं प्रमाण है, और अगर कहते हैं कि नहीं स्वयं प्रमाण नहीं है, मैं उसको गलत साबित करूंगा, तो करिए, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा। फिर उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग, 106 तक हो गया, माने 101 में ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में कि वही साबित करेगा जो चाहता है कि न्यायालय उसके हिसाब से निर्णय दे। दूसरा प्रणाम मधु, अच्छा, जो ये कहता है, दूसरा कहता है कि जो हार जाएगा अगर दोनों तरफ से एविडेंस न दिया जाए
तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा 102। 103 कहता है किसी पार्टिकुलर फैक्ट की बात करता है कि पार्टिकुलर फैक्ट को असर्ट कोई करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा, जैसा कि प्ली ऑफ एलिबाई का तर्क। 104 कहता है कि जब जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर कोई प्रूफ करना चाहता है तो उससे पहले उसको डेथ को प्रूफ करना होगा। 105 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। और 106 कहता है कि पार्टिकुलरली किसी पर्सन के नॉलेज में कोई बात है तो वही प्रूफ करेगा, यानी अगर सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट कोई बात करता है, जो दिखाई देता है उसके अगेंस्ट कोई बात करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। 107 और 108, 107 और 108। 107 में बात की गई है कि अगर कोई पर्सन 30 साल में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखा सुना गया है तो वो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ होगी, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ होगा। लेकिन ये कहता है लेकिन अगर पिछले 7 सालों में वो ऐसे पर्सन द्वारा नहीं देखा सुना गया जिसके द्वारा वो जरूर सुना गया होता अगर जिंदा होता, तो वहां पे प्रिजम्पशन ऑफ डेथ बनेगी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 7 साल, ये थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना होता है हम लोगों को कि 30 ईयर में प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है और 7 ईयर में ही प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हो जाती है, 7 ईयर में ही प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हो जाती है। उसके बाद सेक्शन जो है 109 है। सेक्शन 109 ये कहता है कि अगर एक बार ये साबित हो गया कि 2 लोगों में एक रिलेशन था और वो रिलेशन मास्टर और सर्वेंट का हो सकता है, मकान मालिक और किराएदार का हो सकता है, प्रिंसिपल और एजेंट का हो सकता है ना, पार्टनर का हो सकता है, कोई भी रिलेशन एक बार बन गया उन लोगों के बीच और इसमें से अगर कोई भी पार्टी इस बात से डिनाई करती है कि नहीं अब हम लोगों के बीच ऐसा रिलेशन नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा कि वो ये साबित करे कि अब उन लोगों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये 109 है। सेक्शन 110, possession is prima facie evidence of ownership. Possession is prima facie evidence of ownership, ठीक है। possession is prima facie evidence of ownership, यानी कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य। ये सूत्र ही पूछा जाता है कि किस सेक्शन पर बेस्ड है, तो 110 पर 110 पर। सेक्शन 111 ये कहता है कि 2 लोगों में अगर रिलेशन एक्टिव कॉन्फिडेंस का है, सक्रिय विश्वास का है, 2 लोगों में अगर रिलेशन सक्रिय विश्वास का है तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन लोगों के बीच, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी पर्सन पर होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में होगा। यही सेक्शन नंबर 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है, वही चीज है कि भाई जो दूसरे के मन को अधिशासित करने की स्थिति में होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा कि वही ये साबित करे कि हम लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिल्कुल फ्री कंसेंट हुआ है, हमने अपने संबंध का लाभ नहीं लिया। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन पर होगा। आप जानते हैं सेक्शन 112 बात करेगा कॉन्क्लूसिव प्रूफ की। कॉन्क्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत, और निश्चायक सबूत जैसा कि आप जानते हैं कि 112 में भी है और 113 में भी है। 112 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 113 से कोई क्वेश्चन आता नहीं। कॉन्क्लूसिव प्रूफ है ये
हाँ, भारत भूषण नमस्ते। हाँ, प्रसिद्ध। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या बात करता है कि ये बात करता है पैटर्निटी के संबंध में। प्रिजम्पशन ऑफ पैटर्निटी है, पितृत्व की अवधारणा की जाती है कि अगर एक वैलिड मैरिज के दौरान या फिर उस विवाह के समाप्त हो जाने के बाद 280 दिनों के भीतर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पैटर्निटी के संबंध में प्रिजम्पशन यही की जाएगी कि उसके मां का जो पति है वही उसका जो है पिता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद करें और ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। बाल मुकुंद नमस्ते। ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा उसके बच्चे के संबंध में, लेकिन पहले तो नहीं, लेकिन नंदलाल वाडवेक वर्सेस लता नंदलाल वाडवेक के केस से बात बदल गई और इसमें कर दिया गया कि नहीं, डीएनए टेस्ट जो है वो अलाउ होगा। अब ये कंक्लूसिव प्रूफ जैसा बाकी मामलों में रहेगा, लेकिन डीएनए टेस्ट से उसको झुठलाया जा सकता है, तो डीएनए टेस्ट अलाउ कर दिया गया है। इसमें एक केस और होगी, दीप नविता राय वर्सेस रोनो ब्रोतो राय। इसमें भी यही बात कही गई थी कि डीएनए टेस्ट से किसी व्यक्ति के किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। साइंस जब इतना डेवलप हो चुका है कि सही का पता लगा सकता है, तो क्यों हम सही से मुंह छुपाएंगे, सही का पता लगाया जाएगा। तो ये चीज है। एक और बहाना है जो पुरुष के पास वो बता सकता है। चौधरी भरतपुर, गुड इवनिंग। एक और तरीका है कि वो अपने आप को बचा सकता है कि नॉन एक्सेस के द्वारा। नॉन एक्सेस, वो ये कह सकता है कि जब उस महिला की प्रेगनेंसी हुई होगी, जिसकी संतान हुई है, उस समय मेरी एक्सेस उसके तक थी ही नहीं। तो कैसे नहीं थी? जैसे मैं जेल में था उस समय, या मैं यहां से बहुत दूर था, अमेरिका में था, या कोई भी ऐसा बहाना जो ये साबित कर दे कि उस समय नॉन एक्सेस था, मैं हॉस्पिटल में ही था और मैं कोमा में था, तो मेरी पहुंच तो उस महिला तक हो ही नहीं सकती थी। तो ये बहाने जो हैं वो 112 के प्रिजम्पशन को रिबूट कर सकते हैं। सेसेशन ऑफ टेरिटरी है 113 में, सेसेशन ऑफ टेरिटरी, वो अब यूज में नहीं रह गया है क्योंकि वो स्वतंत्रता से पहले की बात है। 113A कुछ नहीं है, ये बात करता है एबेटमेंट की, एबेटमेंट टू सुसाइड। एबेटमेंट टू सुसाइड के संबंध में प्रिजम्पशन बनती है। प्रिजम्पशन, और किसी विवाहित महिला ने अगर आत्महत्या कर ली है और ये दर्शित किया जाता है कि उसके साथ क्रूएलिटी हुई थी और उसने आत्महत्या कर ली, तो माना जाएगा कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड जो है कौन सा जिस्ट, क्या हम कर बता रहे थे, मैं क्या बता रहा था अभी, हाँ 113A बता रहा था कि एबेटमेंट टू सुसाइड के संबंध में कि उस हस्बैंड और हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन लोगों ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। तो ये प्रिजम्पशन यहां पे बनती है और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट यहां पे बनती है। यानी कि यहां जो शब्द प्रयोग किया गया होगा, मे प्रिज्यूम शब्द का प्रयोग किया गया होगा। सेक्शन 114 जो बात करता है
वो बहुत सारे मामलों में बात करता है। उसके एग्जाम्पल कुछ देखने पड़ जाते हैं। अब जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा यही जरूरी हो जाता है कि जैसे कि एक पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी पाई गई। अब इसके संबंध में प्रिजम्पशन किया जा सकता है कि या तो उसने उस प्रॉपर्टी को चुराया, उसकी चोरी की है, या जानते हुए कि चोरी क्या है उसे प्राप्त किया। ठीक है, या तो उसने चोरी की है या जानते हुए कि वो चोरी का सामान है उसे प्राप्त किया। तो अब इस प्रकार की प्रिजम्पशन कोर्ट के द्वारा की जा सकती है, और यहां भी मे प्रिज्यूम ही होगा। मैंने कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन प्रिजम्पशन कर सकता है। 114A, सेक्शन 114A, 114A शैल प्रिज्यूम की बात करता है। शैल प्रिज्यूम की बात करता है, और शैल प्रिज्यूम में आपको यहां पे यानी कि उपधारा करेगा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। यहां प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड है। किस मामले में? जहां कंसेंट का क्वेश्चन हो, किसी महिला के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित हो चुका है कि फिजिकल रिलेशन रहा है, तो उसने कंसेंट दी की थी कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि उसने प्रिजम्पशन नहीं, अरे कंसेंट नहीं दी थी। तो यही है। और कहा जाता है कि ये 2013 में ये सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया था, सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये भी एक प्री का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सब्स्टिट्यूट किया गया है यह सेक्शन कब? तो 2013 में। इससे पहले भी ये सेक्शन जब जोड़ा गया था तो संभवतः 1983 में ये जोड़ा गया था। और ये मथुरा केस जो आया था, मथुरा रेप केस जो था, तो मथुरा केस के नाम से वो फेमस है। वो उस केस के परिणाम स्वरूप ये अमेंडमेंट करके 114 ये जोड़ा गया था। अब फिर 2013 में अमेंडमेंट करके दामिनी वाला जो केस था उसमें सब्स्टिट्यूट करके ये प्रोविजन ला दिया गया। उसमें नंदलाल वाडवेक वाले केस में प्रसिद्ध ये था कि भाई प्रश्न ये था कि क्या डीएनए भी अलाउ नहीं होगा कंक्लूसिव प्रूफ को रेबूट करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट अलाउ होगा, क्योंकि जिस चीज से जब एविडेंस एक्ट बना था उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं था, इसलिए वहां पे वो रूल था। लेकिन जब आज साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि हम सही का पता लगा सकते हैं, तो हम सही तथ्य ही सामने रखेंगे, वही रखना चाहिए। इसलिए कहा कि डीएनए टेस्ट अलाउ होगा, क्योंकि वो सही का पता लगाने में सक्षम है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8, हाँ, डीएनए से उसको रेबूट कर सकते हैं। बताइए, इतना तेज पढ़ा रहे हैं फिर भी आप देखिए कि पूरा समय निकल जाता है कुछ ही सेक्शन में। अब स्टॉपेल शुरू हो जाता है। स्टॉपेल, अब आप जानते हैं कि स्टॉपेल का मतलब क्या है? स्टॉपेल का मतलब एक समय में एक बात कहने के बाद आप अपनी बात से पीछे नहीं हटे। और ये प्रोविजन आपको चैप्टर नंबर 8 जो है 115 से लेके 117 तक होगा। अब यहां पे आपको स्टॉपेल के संबंध में पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स की केस पूछी जाती है। ठीक है, स्टॉपेल के संबंध में केस है, लीडिंग केस है इसकी। उसके अलावा आपको नाबा किशोर, नाबा किशोर वर्सेस उत्कल यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, नाबा किशोर वर्सेस उत्कल यूनिवर्सिटी का केस है। उसके अलावा श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की केस है। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की केस है स्टॉपेल पर। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट केस है शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, गोपाल चंद्र
लाहा, शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, ये लीडिंग केसेस हैं स्टोपेल के संबंध में। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स और गोपाल चंद्र लाहा तो आप जरूर याद करिएगा। श्री कृष्ण भी याद कर लीजिएगा, नाभा किशोर न भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये स्टोपेल के संबंध में है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि स्टोपेल के संबंध में ये भी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा स्टोपेल का तरीका नहीं है। तो 3 तरीके हैं एक्चुअल में स्टोपेल के: स्टोपेल बाय डीड, स्टोपेल बाय रिकॉर्ड और स्टोपेल बाय कंडक्ट। ये 3 तरीके हैं और इसी को आपको समझना है, स्टोपेल बाय डीड, रिकॉर्ड और कंडक्ट। प्री के लिए इतना है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है कि किनके अगेंस्ट स्टोपेल का रूल लागू नहीं होता। तो माइनर के अगेंस्ट स्टोपेल का रूल लागू नहीं होता। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में बताया गया था कि माइनर ने एक समय बात कह के अपनी बात से पलट भी सकता है, उसमें कोई उसको रोकने के लिए ला नहीं। दूसरी चीज क्या है, लॉ के अगेंस्ट कोई स्टोपेल नहीं होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्टोपेल नहीं होगा, सॉवरेन अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई स्टोपेल नहीं होगा। तो ये जो है स्टोपेल के कुछ एक्सेप्शन है। माइनर के अगेंस्ट नहीं होगा, लॉ के अगेंस्ट नहीं होगा, सरकार के अगेंस्ट नहीं होगा और सॉवरेन अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं। नहीं बेटा, एक्सप्रेसली स्टोपेल का रूल उसमें लागू नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात का आती है 116 और 117 की। तो बस इतना समझ लीजिए, 116 से ही क्वेश्चन आएगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में ये है और मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में ये है। 117 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में है और 116 इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में। कभी ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी, ये किस सेक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम है? अरे मैक्सिम है, तो ये 116 पर ही है, क्योंकि वहां पे किराएदारी की बात इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में वही है। वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट। शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स की केस। चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए, अब हम लोग अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत आता है विटनेसेस के संबंध में, विटनेसेस के संबंध में प्रोविजन। हाँ बेटा, तो वो इंप्लाइडली शामिल है, एक्सप्रेसली नहीं है वो। विटनेसेस के संबंध में, अब विटनेसेस के संबंध में अगर शुरुआत होती है 118 से लेके 114 तक, और इसी के अंतर्गत कुछ प्री और कुछ मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 118 की, तो कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, यही जनरल रूल बताएगा। तो कहता है कि सारे लोग कॉम्पिटेंट विटनेस है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कॉम्पिटेंट नहीं, जो न्यायालय द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को समझ सकता है और उसका रेशनल आंसर दे सकता है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। जो भी न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और उसका रेशनल आंसर दे सकता है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। 118 यही बात करता है। पागल भी कॉम्पिटेंट विटनेस है, पागल भी कॉम्पिटेंट विटनेस है यदि न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और उसका उत्तर दे सकता है। लेकिन कोई पर्सन कम उम्र की वजह से, अधिक उम्र की वजह से, किसी शरीर के या दिमाग के किसी रोग की वजह से अगर वो प्रश्नों को समझ नहीं पा रहा है, उसका रेशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, तो किसी भी एज का होगा तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा।
अच्छा हाँ, यहाँ 134 है। तो ये एक कॉम्पिटेंट विटनेस। सेक्शन नंबर 119, सेक्शन नंबर 119 जो है, पहले यहाँ पे शब्द हुआ करता था डम्ब विटनेस, लेकिन उसको हटा दिया गया। उसको हटा के 2013 में उसकी मार्जिनल हेडिंग विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। इसका मतलब कोई भी पर्सन जो बोलने में कॉम्पिटेंट नहीं बोल सकता, वो पर्सन अगर एविडेंस देता है, इशारे से देता है, चाहे लिख के देता है, तो वो किस प्रकार का एविडेंस होगा? 119 ये कहता है कि वो ओरल एविडेंस ही होगा। मतलब बोलने के स्थान पर जिस तरीके का भी प्रयोग करेगा वो ओरल एविडेंस ही कहलाएगा, मौखिक साक्ष्य ही कहलाएगा, और वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। जैसे क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के मामले में इशारे से महिला ने बताया था, लेकिन फिर भी उसे ओरल एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। तो वो कोई भी पर्सन जो बोलने में असमर्थ है, किसी अन्य तरीके से, जिस भी तरीके से वो अपनी बात को समझा सकता है, वो उस तरीके से अपना एविडेंस दे सकता है। 120 भी कहता है हस्बैंड और वाइफ भी, हस्बैंड एंड वाइफ भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। और फिर उसके बाद 1 यानी कि मजिस्ट्रेट और जज, ये भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। यही छोड़ देते हैं। तो मजिस्ट्रेट और जज भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। कब के लिए? तो जनरली उनको जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत से जो चीज नॉलेज में आई है, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, उसका एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन जिस चीज का नॉलेज न्यायाधीश के नाते नहीं, बल्कि उनकी आंखों के सामने कोई घटना घटी हो, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस, और उन्हें विटनेस के रूप में कॉल किया जा सकता है। जैसे न्यायालय में विटनेस आपस में लड़ाई कर ले, वकील साहब लड़ जाए, कोई और अप्रिय घटना हो जाए, तो उसके लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस है और उसका एविडेंस वो दे सकते हैं। लेकिन बाकी चीजों की जानकारी के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता, और उसके लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है तब तक जब तक कि जिस कोर्ट के वो सबऑर्डिनेट हैं वो ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दे देती। चलिए तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल फिर आज पूरा हम कर नहीं पाएंगे और कल जो होगा वो रह जाएगा। कल बहुत ज्यादा रह नहीं जाएगा, तो इसलिए जो है बैलेंस बना के रखना, कल भी एविडेंस ही कर लेते हैं। हाँ, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। तो कल मिलते हैं, तो बाकी की चीजों की चर्चा एविडेंस का कर लेते हैं, इस पार्ट को, एविडेंस को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जाइए आप लोग घर में दिया वगैरह जला लीजिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को धनतेरस की। लक्ष्मी आपके घर में घर पैर तोड़ के बैठ जाए और सारी मुराद आप लोगों की पूरी हो जाए। जाइए पूजा वूजा कर लीजिएगा। थैंक यू।